नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के खिलाफ शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों का मुजाहरा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हालात कशीदा। राहुल गांधी का बयान, हमें भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया। वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के अवाम से जुड़ने का बचा था यही रास्ता। पटना के गांधी मैदान में धमाके का मामला, हाईकोर्ट ने 4 कसूरवारों की सजाए मौत को उम्र कैद में बदला। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में 25 सितंबर तक बढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत, पार्टी लीडर दुर्गेश पाठक को मिली जमानत। जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी रुकन इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से रिहा, इंतखाबी मुहिम के लिए मिली पूरी जमानत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद की तामीर की मुखालफत के लिए हिंदू तंजीमों के पुरतशद्दुद एहतजाज से शहर में कशीदगी है। पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प भी हुई है। मुश्तइल भीड़ ने पुलिस की नाकेबंदी तोड़ दी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के मस्जिद के खिलाफ मुजाहरे के ऐलान के बाद शिमला पुलिस ने सुबह 4 बजे से ही मोर्चा संभाल लिया था। संजालों में 10 किलोमीटर के दायरे में पुलिस तैनात की गई। वहीं 20 किलोमीटर दूर शोधी में भी नाकाबंदी की गई। उधर ढली के पास ढली से संजौली तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे पहले रात को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शिमला के एसपी और डीसी ने इस फ्लैग मार्च की क़यादत की। पुलिस ने लोगों को अमन का पैगाम दिया। संजौली हल्के में दफ़ा 163 नाफिज की गई है। डीजीपी अतुल वर्मा भी संजौली बाजार में सिक्योरिटी बंदोबस्त का जायज़ा ले रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह मामले पर लगातार जानकारी ले रहे हैं। हिंदू तंजीमें इससे पहले भी 3 सितंबर को मस्जिद के खिलाफ मुजाहरा कर चुकी हैं। संजौली मस्जिद के मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सही तरीके से सभी को मुजाहरा करने का हक है, लेकिन अमन मुतासर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तामीर गैर कानूनी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। देखिए, इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। दैट दिस मैटर हैज़ बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जहाँ पर
सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है. वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है. जो उसका दूसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, इस विषय पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया है और उन्होंने विपक्ष को भी ये खुला न्योता दिया है और माननीय जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, उनको ऑथराइज किया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अभी वो डिसीजन लेना है कि वो विधानसभा के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है या सरकार के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है. दैट कॉल विल बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and the honorable speaker of the legislative assembly, that whether this has to be a legislative body or this has to be a government body. संजौली मस्जिद के मामले पर हिमाचल प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, कानून की खिलाफवर्जी न करें. उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने BNSS 163 लगाई है, उसकी ज़रूरत नहीं थी. हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें. कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें. लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है. 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है. ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की. लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इस सारी बात से आहत हैं, प्रदर्शन जहां भी करें शांति प्रिय ढंग से करें. हम आपको बता दें कि संजौली मस्जिद का मामला कोर्ट में ज़ेर गौर है और दोनों फरीकैन की तरफ से दलीलें पेश की जा चुकी हैं. हिंदू फरीकैन का कहना है कि मस्जिद सरकारी ज़मीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई है, तो वहीं मुस्लिम फरीकैन की जानिब से इस इल्ज़ाम की तरदीद की गई है. वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में कहा है कि यह मस्जिद काफ़ी अरसे से कायम है और बोर्ड के पास रजिस्टर्ड भी है. हालांकि ऊपरी मंजिलों को लेकर बोर्ड ने कहा है कि यह मामला मस्जिद कमेटी और म्यूनसिपल बोर्ड के बीच का है. पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने म्यूनसिपल बोर्ड के जूनियर इंजीनियर को मौके पर जाकर तामीरात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी. मामले की अगली समाअत अब 5 अक्टूबर को होगी. शिमला में मस्जिद पर तनाज़े का असर सोलन में भी देखने को मिल रहा है. सोलन में भी सिक्योरिटी बंदोबस्त पुख्ता किए जा रहे हैं. परवाणु से लेकर सोलन तक कई जगह नाकेबंदी की गई है. आने जाने वाली गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है और उनकी जांच की जा रही है. Politics in India changed. कांग्रेस लीडर और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. वहां वो मोदी सरकार की पॉलिसियों से लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना लगा रहे हैं. राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि सभी जमहूरी इदारे काम नहीं कर रहे थे. राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वजीर आजम के तौर पर पहली मुद्दत-ए-कार में हिंदुस्तान में सियासत बदल गई, जो हमारे जमहूरी ढांचे की नींव पर हमला है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ज़ात एक बुनियादी मसला है जो समाजी नाबराबरी की जड़ है. इसके हल के लिए रिजर्वेशन पर से 50% की हद हटनी चाहिए. सभी तबकों को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे हलीफों और बीजेपी के बीच एक नजरियाती जंग हो रही है. राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे पुराने रवाबित हैं. बांग्लादेश में शिद्दत पसंद अनासिर को लेकर हिंदुस्तान में तशवीश है और हम उनमें से कुछ तशावीश को साझा करते हैं. There's an ideological war taking place in India between the Congress and our partners and the BJP and the RSS. They are two completely different visions of India. We believe in a plural vision
a vision where everybody has a right to thrive, all imaginations are free to roam, an India where you're not persecuted because of what religion you believe in or what community you come from or which language you speak, versus a much harsher centralizing vision. And so that's the landscape, and then we fight on that landscape, defend India's institutions, defend the weaker sections in India, defend the lower castes, defend the tribals, minorities, defend poor people. And after the yatra, I feel try to become the voice of as many people as you can. So for that you have to go and understand what's going on. You have to go deep into sort of the agricultural world, the conflicts that are taking place there, into the financial system, into the tax system. So you have to, in a sense, go deep into it, talk to people, and then understand deeply what they're saying, and then transmit it. Right. So you and at a broader level, provide a vision, India Alliance vision for the country, which is obviously going to be fundamentally different than the centralizing, monopolized vision that the BJP is presenting. No, I don't think we see it as anything to do with the BJP's policies. The Congress Party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country, the idea that all India's citizens should be treated the same way. And so we feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. But do you think they should be economic based? Our caste is a central issue in India. It's a fundamental issue in India. So the question, look, I don't think the idea of untouchability exists anywhere else, right? Untouchability is way beyond an economic idea. It is, you simply cannot be touched, right? So I don't think it's only an economic idea. I think it's discrimination on many different axes. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. We want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Caste is a central issue in India. It's a fundamental issue in India. I don't think the idea of untouchability exists anywhere else. Untouchability is way beyond an economic idea. You simply cannot be touched. It's discrimination on many different axes. The Congress Party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country, the idea that all India's citizens should be treated the same way. We feel very strongly that there is a very deep problem of participation, and we're going to address that problem. Well, one was the Bharat Jodo Yatra, and the other one was the Nyaya Yatra. No, one march. One march. Yeah. Okay, but One was on foot, one was on foot. and the other was by car. So one went from South India all the way to Kashmir. That was by foot.
That was 4,000 kilometers. And the other one was from Manipur, which, as you know, is burning, to Maharashtra. Right. You've already sort of answered this, but I still want to ask, what inspired you to take these journeys? Well, I mean, at one level, we were forced politically to take, because all the instruments that normally work in a democracy, they just were not working. And, you know, the media was not working, the courts were not working, nothing was working. And so we said, okay, let's go direct, and we went, and it worked. It worked beautifully. That was at the political level and at my work level. But as at the individual, private level, I always wanted to do it. I always wanted, since I was small, since I was young, I always had this idea that I must, at some point in my life, walk across my country and see what it's about. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानात पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि मुल्क मुखालिफ बातें करना और मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है कि चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के मुल्क मुखालिफ और रिजर्वेशन मुखालिफ एजेंडे की हिमायत करनी हो या फिर गैर मुल्की प्लेटफॉर्मों पर हिंदुस्तान मुखालिफ बातें करनी हो, राहुल गांधी ने मुल्क की सलामती और जज्बे को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती है। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के बयान पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी गैर मुल्कों में जाकर बार बार हिंदुस्तान की तौहीन करते हैं। JDU के लीडर नीरज कुमार ने कहा है कि हमारी रिवायत रही है कि मुल्क के मसाइल को हम गैर मुल्कों में नहीं उठाते हैं, लेकिन राहुल इन रवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। ISI जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। एक और व्यक्ति जो बार बार भारत के खिलाफ प्रश्न उठाते रहते हैं हमारे पड़ोसी देश से, उनके साथ भी वो मिलने का प्रयास करते हैं। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी और भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर देशभक्त आज राहुल गांधी जी से बहुत घोर गुस्से में है और इनके इन कारनामों पर, विशेषकर भारत के बाहर जाके भारत के अपमान करने पर हर भारतवासी उनसे सवाल भी पूछेगा और इसका जवाब भी राहुल गांधी जी को भारत की जनता देगी।
यह देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय राजनीति में आपस में प्रतिस्पर्धा रही है, लेकिन हमारी परंपरा रही है कि देश के मुद्दों को हम विदेश में नहीं उठाते रहे। लेकिन ये तो नया दौर है। नए दौर में अपने दल की नीतियां, सरकार की आलोचना, हम समझते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता हम माननीय राहुल गांधी जी 99 सीट आपको आया है, तो 99 के घनचक्कर में पड़ करके देश की राष्ट्रीय परंपरा का अपमान करने से बचें। आबकारी पॉलिसी के सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत को 25 सितंबर तक के लिए और बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद केजरीवाल को अब और ज़्यादा वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर दुर्गेश पाठक और दीगर मुलजिमों को 1 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड भरने पर जमानत दे दी है। ये लीडर कोर्ट के समन पर पेश हुए थे। साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए धमाके के मामले में पटना हाईकोर्ट ने 4 कसूरवारों को सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया है। चारों मुल्जिमान हैदर अली, मुजिबुल्ला, नोमान और इम्तियाज़ को सिविल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी। कसूरवार पाए गए उनके साथी उमर और अजहरुद्दीन को ज़ैली अदालत में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। यह धमाका 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। उस वक्त 2014 के लोकसभा इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के लिए नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे थे। गांधी मैदान में उनकी रैली हो रही थी और उसी दौरान पटना जंक्शन, गांधी मैदान में और आसपास के 6 मकामात पर एक एक करके 6 धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत और 89 लोग जख्मी हुए थे। गांधी मैदान में ब्लास्ट मामले में जजमेंट आया, क्या कुछ मामला है? आज गांधी मैदान बम ब्लास्ट में 6 अपील जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी, जिसकी जजमेंट रिजर्व था, आज उसका जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। 6 लोगों में 4 लोग को कैपिटल पनिशमेंट हुआ था, फांसी की सजा हुई थी, और 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर आशुतोष कुमार की खंडपीठ से आज वो जजमेंट डिलीवर हुआ है। जिन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट था, फांसी हुई थी, उनको आजीवन कारावास हुआ है, 30 साल की सजा सुनाई गई है। और जिन लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, उनकी अपील एज इट इज डिसमिस हुई है। आज का यही अपडेट है। यही अभी पटना हाई कोर्ट ने आज 10:30 बजे जजमेंट प्रोनाउंस किया है। इधर जिंद की जुलाना असेंबली सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले वो रैली में शामिल हुई। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिल के ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जींद जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खड़ी उतरूंगी। देखिए, जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी माना है बहू से ज़्यादा, लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से तो मिला ही है, अभी जहाँ पे नई जगह पे मैं आई हूँ तो मेरे को उससे भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं एक बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ। लिमिटेशन का जो कानून है, AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के ही नहीं, आइन के भी खिलाफ करार दिया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लोगों से इस बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने की अपील की है। और NGT हो, जो बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता, सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है
कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीज़ें मोदी सरकार इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया है। इस कानून में आप वक्फ बाय यूज़र ख़त्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 और प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी अलाउज कर रहे हैं। वक्फ बाय यूज़र क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज़ लेकर आओ, और कागज़ नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज एक टेम्पल और टेम्पल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ बाय यूज़र क्यों नहीं बन सकता वक्फ? मोदी सरकार कलेक्टर को इतना पावर दे रही है कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी जब करेगा किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ की, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता, वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये पुकार कर कह रहा है कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी आदमी अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता है। ये कौन है आप कलेक्टर को इतना पावर देने वाले कि कलेक्टर डिसाइड? उस एक्ट में, इस बिल में ये भी कह दिया गया कि इस बिल को कानून बनने के बाद या उससे पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर वो गवर्नमेंट कब्जे में है तो कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर फैसला भी दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। इस कानून में ये था, आप देखिए मोदी बोल रहे कि कानून हम वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे। पहले 95 के एक्ट में था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करता तो 2 साल की कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। अभी नॉन बेलेबल है, मोदी जी बोल रहे हैं बेलेबल कर दूंगा मैं। मुतवल्ली अगर कलेक्टर की बात नहीं सुनेगा सेक्शन 61 में, तो कलेक्टर मुतवल्ली को अगर बोलेगा कि मस्जिद को तुम बोल दो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, नहीं करेगा तो कलेक्टर को 6 महीने की सजा। आप बताइए क्या क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप ये कानून बना रहे हैं, और जितने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे इस तरह का कानून बना रहे हैं? आप पूरी प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। ये काम इस बिल के जरिए मोदी करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के खिलाफ शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों का मुजाहरा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हालात कशीदा। राहुल गांधी का बयान, हमें भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया। वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के अवाम से जुड़ने का बचा था यही रास्ता। पटना के गांधी मैदान में धमाके का मामला, हाईकोर्ट ने 4 कसूरवारों की सजाए मौत को उम्र कैद में बदला। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में 25 सितंबर तक बढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत, पार्टी लीडर दुर्गेश पाठक को मिली जमानत। जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी रुकन इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से रिहा, इंतखाबी मुहिम के लिए मिली पूरी जमानत। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।